सक्सेस की खास बात यह है कि वो पसीना बहाने वालों पर अपनी जान लुटाती है। दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि जो इंसान लगातार मेहनत करता है, लगातार पसीना बहाता है, उसे एक दिन सफलता जरूर मिलती है और वो अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा कर पाता है। डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के साथ हम माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं और इसमें आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से संबंधित और उसके साथ कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसे चुना गया है, तो वो चुना गया है सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश्वर कुमार को। यानी आप कह सकते हैं डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। यानी नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना है, तो सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश्वर कुमार को चुना गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व नौकरशाह सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश्वर कुमार को नए चुनाव आयुक्त के तौर पर चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने इन नामों पर अपनी मोहर लगाई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी इस चयन समिति प्रक्रिया में हिस्सा लिया और चयन समिति की सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निर्वाचन आयोग के 2 सदस्यों की नियुक्ति की। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लोकसभा में कांग्रेस के जो नेता हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, उनका नाम क्या है? अधीर रंजन चौधरी। उन्होंने भी इस चयन समिति के साथ आपके साथ डिस्कस करके, प्रधानमंत्री के साथ डिस्कस करके और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस निर्वाचन आयोग के 2 सदस्यों की नियुक्ति करवाई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, राजीव कुमार वर्तमान समय में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं या वर्तमान समय में चुनाव आयोग के आप कह सकते हैं अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है राजीव कुमार। और अन्य निर्वाचन आयुक्त की अगर बात की जाए तो अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतनमान की अगर बात की जाए तो 2.25 लाख रुपए होता है और निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी इनमें से पहले हो जाए। और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति की आप बात करें तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करवाता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, एकमात्र महिला जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही हैं उनका नाम है श्रीमती रमा देवी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, तो उनका नाम है श्री TN शेषन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, तो उनका नाम है श्री TN शेषन। भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य आयुक्त की बात की जाए तो उनका नाम था सुकुमार सेन। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है और 2011 से इसकी शुरुआत की गई। मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऐसा 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 के तहत हुआ। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, जो ईवीएम मशीनों का सबसे पहले प्रयोग जो है 1982 में केरल विधानसभा के चुनाव में थरूर विधानसभा में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईवीएम मशीनों का सबसे पहले प्रयोग किस राज्य में किया गया? केरल राज्य में किया गया 1982 ईस्वी में। और कौन सी विधानसभा के लिए किया गया? थरूर विधानसभा के लिए किया गया। 1998 ईस्वी में राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश विधानसभा का संपूर्ण चुनाव ईवीएम के द्वारा करवाया गया था। इसी प्रकार से 1999 ईस्वी में गोवा विधानसभा का संपूर्ण चुनाव भी ईवीएम के द्वारा करवाया गया। और 2004 में जो 14वीं लोकसभा जो बनी थी उसका संपूर्ण चुनाव भी ईवीएम मशीन द्वारा ही करवाया गया था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियां और कार्यकाल और पात्रता के बारे में बताया गया है। यानी इसका अनुच्छेद कौन सा है? 324 से लेकर के 329 तक है, जिसमें चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्तियां, उसका कार्य, उसके कार्यकाल और उसकी पात्रता के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, चुनाव आयोग मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था। यानी जब चुनाव आयोग बना उस समय केवल एक इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त का ही प्रावधान था। लेकिन राष्ट्रपति की अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1979 को इसमें 3 सदस्य बना दिया गया। यानी 16 अक्टूबर 1979 को इसमें आप कह सकते हैं इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया। यानी एक मुख्य
निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए। इसी प्रकार से जो बनाए गए 2 अन्य आप कह सकते हैं निर्वाचन आयुक्त बनाए गए, उनका नाम था SS धनोवा और श्री VS सहगल। अन्य निर्वाचन आयुक्त आप कह सकते हैं बनाए गए थे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, इसके कुछ समय बाद आप कह सकते हैं इसको 1 सदस्यीय बनाया गया। यानी कब बनाया गया, आप कह सकते हैं 1 जनवरी 1990 तक। यानी 1 जनवरी 1990 को इसको दोबारा से फिर आप कह सकते हैं 1 सदस्यीय बनाया गया, क्योंकि प्रारंभ में इसको 1 सदस्यीय बनाया गया था, बाद में आप कह सकते हैं इसको 3 सदस्यीय बनाया गया था। इसी प्रकार से 1 अक्टूबर 1993 को इसको दोबारा से 3 सदस्यीय वाला स्वरूप दे दिया गया। यानी आप कह सकते हैं 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तब से लेकर के और अब तक अगर बात की जाए तो 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त इसमें स्थित हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, चुनाव आयोग के अंदर जो नोटा है उसका भी प्रयोग किया गया। इसको बोल सकते हैं नोटा को नन ऑफ द अबव, यानी आप कह सकते हैं नोटा का अर्थ होता है इनमें से कोई भी नहीं। नोटा का उपयोग आप कह सकते हैं प्रयोग पहली बार भारत में 2009 में किया गया। यानी नोटा का जो पहली बार प्रयोग भारत में कब किया गया, 2009 ईस्वी में किया गया। स्थानीय चुनाव में मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। यानी स्थानीय चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में, वहां पर उन चुनाव के अंदर नोटा का विकल्प देने वाला पहला राज्य कौन सा बना, छत्तीसगढ़ बना। नोटा बटन ने 2013 के विधानसभा चुनाव में 4 राज्य जो थे वो थे, इसमें आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो यहां पर आप कह सकते हैं 2013 में नाटो जो था उसका प्रयोग किया गया था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 2014 से नोटा पूरे देश में लागू कर दिया गया। क्वेश्चन आता है कि पूरे देश में नोटा जो है उसका प्रयोग कब शुरू किया गया, तो 2014 में किया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इनमें से कोई भी नहीं, अर्थात नोटा नन ऑफ द अबव बटन का विकल्प उपयोग कराने के निर्देश दिए। अब बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही महतारी वंदन योजना किस राज्य सरकार की द्वारा शुरू की गई, तो ये आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में महतारी वंदन योजना की आप कह सकते हैं शुरुआत की। यह एक बहुचर्चित स्कीम है जो महिलाओं के लिए शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कहने का मतलब क्या है, महतारी वंदन योजना आप कह सकते किस राज्य के द्वारा शुरू की गई, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई। किसके लिए शुरू की गई, महिलाओं के लिए शुरू की गई, और इसमें जो भी पात्र विवाहित महिलाएं हैं उनको प्रत्येक महीने 1,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई। रायथू भरोसा योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। अंकुर योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई या MP के द्वारा शुरू की गई, जो वृक्षारोपण से संबंधित है। मां कैंटीन योजना पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा शुरू की गई योजना है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, उज्ज्वला 2 योजना आप कह सकते हैं महोबा UP से 10 अगस्त 2021 से शुरू की गई, जिसमें 8 करोड़ लोगों को आप कह सकते हैं फ्री में LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। फर्स्ट उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू की गई। ये दोनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट आप कह सकते हैं उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को कहां से शुरू की गई, बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू की गई। और उज्ज्वला 2 की अगर बात की जाए, यह योजना आप कैसे शुरू की गई, 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा से शुरू की गई। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, प्रसार भारती की नई सेवा PB शब्द को किसने लॉन्च किया है, तो आप ये कह सकते हैं अनुराग ठाकुर ने आप कह सकते हैं लॉन्च किया है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने प्रसार भारती की समाचार साझाकरण सेवा PB शब्द को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म को मीडिया परिदृश्य से ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो और अन्य फॉर्मेट में दैनिक समाचार फीड प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रसार भारती देश का सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसार भारती जो है ये देश का किस प्रकार का प्रसारक है, तो आप कह सकते हैं सार्वजनिक सेवा प्रसारक है।
इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो हमारे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं उनका नाम क्या है, तो आप कह सकते हैं अनुराग ठाकुर हैं। और इसी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने ही प्रसार भारती की समाचार साझा सेवा पीबी शब्द का आप कह सकते हैं प्रयोग किया है, इसको आप कह सकते हैं लॉन्च किया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए प्रसार भारती भारत का लोक सेवा प्रसारक है। प्रसार भारती अधिनियम 1990 में आया और इसी अधिनियम के तहत 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती की आप कह सकते हैं स्थापना हुई। प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो मृणाल पांडे हैं और सीईओ की अगर बात की जाए तो जवाहर सरकार हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो आप कह सकते हैं ये किया गया रचिन रविंद्र को। रचिन रविंद्र को आप कह सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के सम्मान के रूप में सम्मानित किया गया। अगर बात की जाए क्राइस्ट चर्च में आयोजित ANZ न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार समारोह में रचिन रविंद्र और मेली केयर को न्यूजीलैंड के उत्कृष्ट पुरुष और महिला क्रिकेटरों के रूप में सम्मानित किया है। यानी आप कह सकते हैं क्राइस्ट चर्च में आयोजित ANZ न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार समारोह में रचिन रविंद्र और महिला वर्ग की अगर बात की जाए तो मेली केयर को न्यूजीलैंड के उत्कृष्ट पुरुष और महिला क्रिकेटरों के रूप में सम्मानित किया गया है। रचिन को उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेट के रूप में चुने जाने के बाद सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया और यह अवार्ड पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने। इसके साथ साथ अगर बात की जाए ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई, तो 15 जून 1909 को हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, दुबई में है। और ICC के पहले अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो जाहिर अब्बास जो आप कह सकते हैं इसके पहले अध्यक्ष थे। इसी प्रकार से अगर बात की जाए वर्तमान समय में ICC के चेयरमैन या आप कह सकते हैं अध्यक्ष कौन है, तो न्यूजीलैंड के हैं ग्रेग बार्कले। नवंबर 2022 को हुए चुनाव में ग्रेग बार्कले को दोबारा 2 साल के लिए आप कह सकते हैं चुना गया। और भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड की स्थापना अगर बात की जाए दिसंबर 1928 में हुई और भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड के सचिव कौन है, जय साहा आप कह सकते हैं इसके सचिव हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए वेस्टइंडीज के स्टार तेज गेंदबाज समर जोसेफ को ICC 2024 के जनवरी महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है और वेस्टइंडीज के किसी पुरुष क्रिकेटर को पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ये मिला है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए आयरलैंड की विकेट कीपर बल्लेबाज एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की महिला प्लेयर ऑफ द मंथ आप कह सकते हैं प्लेयर चुना गया। यानी आयरलैंड के विकेट कीपर जो बल्लेबाज हैं जिनका नाम है एमी हंटर को जनवरी 2024 के लिए आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में आप कह सकते हैं महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया। इसी प्रकार से अगर बात की जाए भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार रन बनाने के बाद ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। यानी फरवरी माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसी ने जीता है, तो आप कह सकते हैं यशस्वी जायसवाल ने आप कह सकते जीता है। और इसी माह की अगर बात की जाए फरवरी माह में ही अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है एनाबेल सदरलैंड को भी आप कह सकते हैं महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के रूप में आप कह सकते हैं उनको चुना गया है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, तो आप कह सकते हैं 102 वंदे भारत ट्रेन आप कह सकते हैं चल रही हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए हाल ही में अहमदाबाद में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को शामिल किया जाने के बाद अब पूरे भारत में कुल 110 भारत ट्रेनें चल रही हैं। यानी अहमदाबाद में 10 नई वंदे भारत ट्रेन शामिल की गई हैं और उसके बाद पूरे भारत में अगर बात की जाए तो 102 वंदे भारत ट्रेन चल रही है जो देश के 250 से अधिक जिलों को कवर करती हैं। वंदे भारत एक स्वदेशी स्वरूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड स्वसंचालित ट्रेन है। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 18 फरवरी 2019 को नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी के मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। यानी देश की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली, तो आप कह सकते हैं नई दिल्ली से वाराणसी तक चली। कब चली? 18 फरवरी 2019 को चली और इसको हरी झंडी किसने दी थी?
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको हरी झंडी दी थी। और अभी अगर बात की जाए तो वंदे भारत ट्रेन कितनी चल रही हैं, तो 102 वंदे भारत ट्रेन अभी चल रही हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, जो वंदे भारत ट्रेन है, पहले इसका नाम क्या रखा था, तो पहले इसका नाम रखा था ट्रेन 18। ट्रेन 18 आप कह सकते हैं इसका नाम रखा था, लेकिन लॉन्च करने के कुछ समय के बाद ही इसका नाम बदलकर वंदे भारत कर दिया गया, और यह नाम आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दर्शाता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, वंदे भारत ट्रेन बनाने वाली कंपनी का नाम है टीकाघर रेल सिस्टम। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, सरकार की योजना कि 2047 तक, सरकार की यह योजना कि 2047 तक 4500 वंदे भारत ट्रेन चलाने की है। यानी 2047 तक केंद्र सरकार की यह योजना है कि 4500 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। जैसा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिराव सिंधिया ने कहा था, भारतीय रेलवे ने अब तक 402 वंदे भारत ट्रेनों के लिए अनुमोदन दिए हैं, जिनकी डिलीवरी आप कह सकते हैं मार्च 2027 तक पूरी होने की उम्मीद है। यानी 2027 तक भारतीय ट्रेनों में 402 वंदे भारत ट्रेनें शामिल हो जाएंगी। इसके साथ अगर बात की जाए, वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इस समिति के अध्यक्ष हैं रामनाथ कोविंद, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। इस समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया। इस पैनल का गठन किया गया था 2 सितंबर 2023 को। यानी वन नेशन वन इलेक्शन जो समिति जो बनी है, वह कब बनी, 2 सितंबर 2023 को बनी। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, इसके अध्यक्ष बनाए गए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इसके अध्यक्ष बनाए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में 8 मेंबर की कमेटी ने यह रिपोर्ट तैयार की है। इस समिति ने पूर्व राष्ट्रपति के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद भी इसमें शामिल रहे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, साल 2018 में विधि आयोग के द्वारा एक मसौदा सिफारिश तैयार करके एक देश एक वोट की बात की थी। यानी 2018 में विधि आयोग के द्वारा एक मसौदा तैयार करके यह कहा था कि एक देश और एक वोट होनी चाहिए। और इससे क्या होगा, इससे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे और देश का इसमें काफी विकास होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उन पर आप कह सकते हैं लगाम लगाई जाएगी और इससे देश आप कह सकते हैं विकास की ओर बढ़ेगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, साल 1951-52, 1957, 1962, 1967 के दौरान लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1951 में, 1952 में ये आप कह सकते हैं, और 1957, 62 और 67 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए गए। और 1968-69 में कुछ विधानसभा और 1970 में लोकसभा के भंग हो जाने के बाद यह प्रावधान बदल गया। यानी आप कह सकते हैं वन नेशन आप कह सकते हैं वन नेशन आप कह सकते हैं यहां पर, और वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अगर बात की जाए तो यहां पर 1951, 1952, 1957, 1962, 67 के दौरान लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए गए थे। लेकिन 1968-69 में कुछ विधानसभा और 1970 में लोकसभा के भंग हो जाने पर यह प्रावधान आप कह सकते हैं बदल गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, 1983 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक साथ चुनाव करवाने का प्रस्ताव दिया था। या 1983 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक साथ चुनाव करवाने का प्रस्ताव दिया था। और 1999 में विधि आयोग के द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें कहा गया कि एक साथ चुनाव करवाए जाने चाहिए। भारत के कुछ प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय हैं जो स्टैटिक जीके के रूप में आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। जैसे नीति आयोग की अगर बात की जाए तो नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। सेबी की स्थापना कब की गई, 12 अप्रैल 1992 को की गई। इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। नाबार्ड की स्थापना कब की गई, 12 जुलाई 1982 को की गई। इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, LIC की स्थापना कब हुई, 1 सितंबर 1956 को हुई। हेडक्वार्टर कहां पर, मुंबई में है। इसरो की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका मुख्यालय कहां पर है, बेंगलुरु में है। फिक्की की स्थापना कब हुई, 1927 में हुई। इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। DRDO की स्थापना कब हुई, 1998 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है।
दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारा आपके साथ टेलीग्राम का चैनल जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा हंसते रहें और हमारे चैनल टारगेट जॉब स्कैन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।